हेलो एवरीवन। स्टैटिस्टिक्स एंड बिहेवियर साइंस बोले तो स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स एंड बिहेवियर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी बेसिकली दोनों सेम ही है और इसके अंदर हम सेम ही चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग साइकोलॉजी के अंदर स्टैटिस्टिक्स से परेशान हैं और हेनरी गैरेट की बुक फेंकना चाहते हैं, और जिन्हें बताया गया है कि दुनिया में इकलौती बुक है स्टैटिस्टिक्स के लिए और उसका नाम है हेनरी गैरेट, वो ज़्यादा परेशान ना हो। हेनरी गैरेट के अलावा ये वीडियो भी है जिस लेक्चर को आप सुनेंगे तो आपके आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आपको मैं ये यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी के अंदर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजी के अंदर और जिन्हें हम लोगों को पढ़ना है और जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स एंड मेथड्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे। बाकी का आप लोग फिर चाहे हेनरी गैरेट पढ़ो या फिर कोई और किताब पढ़ो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मतलब समझेंगे, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन समझेंगे, कौन कौन सी डेफिनेशन है उसे समझेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट या फिर स्टैटिशियन इससे रिलेशन रखते हैं उनके बारे में समझेंगे, उन्होंने क्या क्या कहा वो समझेंगे। ठीक है, और लास्ट में टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स करेंगे। तो अभी पहले शुरुआत करते हैं और इसकी डेफिनेशंस और ओरिजिन को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया कहाँ से। देखो भाई, ऑरिजिन ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स जो हुआ है वो एक लैटिन के वर्ड स्टैटिस्टिकम कोलेजियम से हुआ है। ठीक है, न्यू लैटिन भाषा में एक वर्ड था स्टैटिस्टिकम कोलेजियम जिसका मतलब होता था काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, उसके बाद फिर उस वर्ड को इवॉल्व करके इटालियन भाषा में एक और वर्ड इससे रिलेटेड बन गया और उसका नाम था स्टैटिस्टा। ठीक है, तो यहाँ से स्टैटिस्टिकम कॉलेजियम जो था उस जिसका मतलब होता था काउंसिल ऑफ स्टेट, किसी स्टेट की काउंसिल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल करते थे, लैटिन वर्ड का। और फिर बाद में उसी वर्ड से इटालियन भाषा के अंदर एक और वर्ड ईजाद हुआ, ये कह लो इवॉल्व हुआ, उसका नाम था स्टैटिस्टा जिसका मतलब होता है स्टेट्समैन या फिर पॉलिटिशियन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, स्टैटिस्टा अब स्टैटिस्टिक्स तो नहीं होता, फिर स्टैटिस्टिक्स कैसे बना, तो इसके बाद जर्मनी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आता है। तो जर्मन लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक वर्ड प्रोफेसर गॉटफ्राइड एकेनवॉल लेके आए थे 1749 में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि इकोनॉमिकल डेटा या फिर पॉलिटिकल डेटा ऑफ ए स्टेट, उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था इकोनॉमिकल डेटा या फिर पॉलिटिकल डेटा किसी एक स्टेट का शो करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं जी, ये जो प्रोफेसर गॉटफ्राइड एकेनवॉल हैं इन्हीं को फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। ध्यान से, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ही इज़ फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, ही वाज द फादर ऑफ वर्ड invention. He has invented the word statistics and he was फेमस एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये कौन थे, ये रे गोल गोल घूम के आ गए, यही हैं भैया गॉटफ्राइड एकेनवॉल। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया यहाँ पर ना मुहावरा भी मेरे को याद आ रहा है, मतलब एक जोक था, अब वो जो भी है जिसने भी लिखा है मुझे नहीं पता। तो इसमें कहा पोटैटो डाइज, उसने कहा पोटैटो डाइज, पोटैटो डाइज, पोटैटो मर जाती है। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों, बिकॉज गॉटफ्राइड। ओके, बाप रे इतना भयंकर, पता नहीं कौन हंसा था। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि ये गॉटफ्राइड ने पोटैटो को मारा इसलिए उनका नाम गॉटफ्राइड हो गया, पोटैटो इन्हीं की वजह से मरी थी। ठीक है, अब आगे समझते हैं फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। देखो भैया, पुरानी स्टैटिस्टिक्स के तो वर्ड इन्होंने दे दिया और इन्होंने इस्तेमाल किया था किसी एक स्टेट के अंदर इकोनॉमिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, लेकिन इतना सारे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स, मेथड्स और टर्मिनोलॉजी, फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये सब बवाल कहाँ से आ गए। ठीक है, तो ये सब बवाल का लाने वाले बहुत सारे महान लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी कलाकारी स्टैटिस्टिक्स में दिखाई। और वो सब में जो सबसे ज़्यादा फेमस थे उनका नाम था आर ए फिशर और कार्ल पियर्सन। ठीक है, आर ए फिशर और कार्ल पियर्सन दोनों बहुत फेमस साइंटिस्ट और स्टैटिशियन थे, साइंटिस्ट नहीं कह सकते, फिलोसोफर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फिलोसोफर या फिर स्टैटिशियन थे जिन्होंने क्या किया था, स्टैटिस्टिक्स को एक नई मुकाम पर लेके गए थे। ठीक है, अब आगे जाके हम लोग ये समझेंगे
कि स्टैटिस्टिक्स साइंस है या नहीं। कुछ लोगों में ना लड़ाई हो चुकी कि स्टैटिस्टिक्स आखिर बवाल क्या है। कुछ लोग ये कहेंगे कि ये साइंस है, कुछ लोग ये कहेंगे कि साइंस नहीं है। ठीक है, तो बाद में जाके हम इसके अगली वीडियो में इसके बारे में समझेंगे। अभी हम लोग बेसिकली स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मतलब समझ रहे हैं, तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे कि ये साइंस है या नहीं है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये देखो, दो नाम आर फिशर और कार्ल पियर्सन, इसके अलावा एक और बहुत फेमस नाम था, उसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में। और वो बहुत ही फेमस इंडियन स्टैटिस्टिशियन थे, और इन्होंने तो पूरे कमाल कर रखा था, पूरे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में। इतना कमाल कर रखा था कि यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक सैम्पलिंग सर्वे के लिए एक कमीशन बनाया था, और उसमें जो चेयरमैन थे वो यही भाई साहब थे, और इनका नाम है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। भाई साहब ये इतने कलाकार, इतने महान पुरुष थे कि इन्होंने डायनासोर के फॉसिल्स भी ढूंढ दिए थे। अब आप कहेंगे कि इन्होंने कैसे ढूंढे थे, तो वो अगर आपको पढ़ना है तो आगे की रिपोर्ट समझते हैं। ये देखिए, ये है प्रोफेसर प्रशांत चंद्रा, और ये है प्रोफेसर प्रशांत चंद्रा, आई एम सॉरी, ये है प्रोफेसर प्रशांत चंद्रा, और इनके बगल में बैठे हैं आर फिशर, जिनका नाम हमने सबसे अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जिक्र किया, यही हैं। ठीक है, तो ये कौन थे? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनसे इसका बहुत बेसिक सा इनकी महानता का अगर एग्जांपल दूँ तो ही वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर थे वो थे अपने प्रशांत सर। ठीक है, मतलब प्रोफेसर प्रशांत की अगर एकम्प्लिसमेंट, अचीवमेंट की बात करें तो वो शायद हम इतनी आसानी से आंक नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही महान पुरुष थे, और इतना कहना उनके लिए कम नहीं होगा। उन्होंने अनेकों मेडल्स, गोल्ड मेडल्स और बहुत सारी ख्याति पाई। इतना ही नहीं, देश के अंदर जब हमारा देश डेवलप कर रहा था तो उस मतलब 1900 आज़ादी से पहले ही 1915 के दौरान ही उन्होंने देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में अपने एक अलग भागीदारी निभाई थी। उन्होंने इकोनॉमिकल डेटा का जो भी सर्वे था, जो भी उसके लिए प्लानिंग थी, प्रोसेसिंग थी, पॉलिसीज़ थी, उन सब में एक अहम योगदान दिया था। और इतना मैंने भी बात जिक्र किया था कि उन्होंने फॉसिल भी ढूंढ दिया था। फॉसिल कैसे ढूंढा था? 1957 में प्रोफेसर प्रशांत चंद्रा ने एक टीम बुलाई थी, या ये फिर कह लो एक जियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए एक यूनिट का गठन किया था। ठीक है, और उस यूनिट ने क्या किया था? उसी यूनिट ने अपनी खोज के दौरान, मतलब क्योंकि वो जियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए आई थी यूनिट, तो उन्होंने ही अपनी खोज के दौरान इंडिया में एक बहुत बड़ा फॉसिल ढूंढा था डायनासोर का। ठीक है, और वो कितने टन का था? तो वो 10 टन्स का था, मतलब 10 टन का बोन मटेरियल मिला था उन्हें। ठीक है, डायनासोर्स का, अब ये पता नहीं कौन सा सोरस था, वो डायनासोर्स था या पता नहीं कौन सा सोरस था, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इंडिया जियोलॉजिकल सर्वे में ये एक बहुत अहम भूमिका का योगदान दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की जो और ख्याति थी, उसमें बहुत बड़ा कंप्यूटर रखना, जो उन्हें अमेरिका से मिला, वो सॉरी सोवियत संघ से मिला था। तो सोवियत संघ में जो सबसे पहला इंडिया के अंदर एनालॉग कंप्यूटर का डिज़ाइन हुआ था, वो भी स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने ही किया था। ठीक है, और डेटा कलेक्शन वगैरह वगैरह, मतलब बहुत बड़ा ही। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप गूगल पे आर्ट एंड कल्चर या फिर ये सर का नाम भी डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग समझेंगे हम लोग जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स भला कौन सी है। ठीक है, तो देखो भाई, स्टैटिस्टिक्स वर्ड का ओरिजिन हमने पढ़ लिया। स्टैटिस्टिक्स का बेसिकली हमने जो भी मीनिंग पढ़ा, पहले ओरिजिन पढ़ा था। ओरिजिन में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि वो स्टार्ट कैसे होता है, वो वर्ड आया कहाँ से। लैटिन वर्ड आया स्टैटिस्टिकम कॉलेजियम, ठीक है, जिसका मतलब बेसिकली क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी स्टेट से रिलेशन रख रहा था। उसके जस्ट बाद में एक और लैंग्वेज आई थी, और वो थी इटालियन लैंग्वेज। इटालियन लैंग्वेज का जो वर्ड था स्टैटिस्टा, जिसका मतलब होता है स्टेट्समैन या फिर स्टेट्समैन। ठीक है, जिसका मतलब होता है स्टेट्समैन। और स्टेट्समैन के बाद फिर जर्मन लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक वर्ड का इजाद किया ही था गॉटफ्राइड, जिसको इसने इकोनॉमिकल डेटा के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो कुल मिला के यहाँ पर दो रिलेशन हमें सामने देखने को मिलते हैं, कि एक तो स्टैटिस्टिक्स में स्टेट होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए डेटा होना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि वो पॉलिटिकल डेटा हो या फिर इकोनॉमिकल डेटा हो, तो डेटा होना चाहिए और दूसरा स्टेट होना चाहिए। तो शुरुआती तौर पे जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड था वो डेटा से रिलेटेड था, ठीक है, कि जो भी डेटा है और वो डेटा कैसा होना चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकल या फिर स्टेट से रिलेटेड डेटा होना चाहिए। लेकिन अभी तो डेटा को, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है ना, तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होने की वजह से उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी उसकी फील्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब अलग 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 मीनिंग्स के, स्टैटिस्टिक्स के अलग अलग मीनिंग्स को डिनोट करती है। हम लोगों को वही मीनिंग समझना है और उन्हीं मीनिंग्स को हम एक एक करके समझेंगे। हम इसको दो तरीके से लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले टर्म में हम लोग इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि मान लो अगर मैं कहूँ कि भाई साहब इस बार का स्टैटिस्टिक जो है वो मुझे अभी तक मिला नहीं है, कहाँ हो, सो रहे हो क्या? तो जो वो एक तो वो सेंस हो गया, मतलब इस बार का डेटा अभी तक मुझे पास पहुँचा नहीं है और तुम अभी तक सो रहे हो क्या, रैप्टा मारूंगा, उड़ जाओ, ठीक है। और दूसरा दूसरा सेंस क्या हो सकता है? दूसरा सेंस ये हो सकता है कि आप किसी दुकान पे जाते हो और बोलते हो भैया मेरे को स्टैटिस्टिक्स की किताब दे दो, ठीक है। तो ये वाली स्टैटिस्टिक्स की किताब तो ले जाके नहीं दे सकते ना आप डेटा के तौर पर तो स्टैटिस्टिक्स की किताब क्यों पढ़ा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो सकता है, इसमें दो मेथडोलॉजी हो सकती हैं। पहली मेथडोलॉजी का मतलब हम लोग डेटा और फैक्ट का इस्तेमाल करके फैक्ट के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमें डेटा या फैक्ट को रिप्रेजेंट करना हो स्टैटिस्टिक्स वर्ड से। और दूसरा तरीका है कि हम लोग प्लूरल सेंस का इस्तेमाल करें। और प्लूरल सेंस में क्या होता है, तो जो भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स की जब हम बात करेंगे तो सिंगुलर सेंस की बात करेंगे, ठीक है। और जब उसके अंदर डेटा, स्टैटिस्टिक्स को डेटा की फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे होंगे स्टैटिस्टिक्स वर्ड को, तो हम प्लूरल सेंस की बात कर रहे होंगे। तो दो सेंस हो सकते हैं, दो सेंस हो सकते हैं, या फिर ये कह लो लैंग्वेज के अंदर दो तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले में इसका मीनिंग जो निकल सकता है वो प्लूरल सेंस में डेटा के तौर पे निकल सकता है, ठीक है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स आर, तो समझ लो कि ये वहाँ पे डेटा की बात कर रहा है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स इज़, तो मतलब समझ लो उसके प्रोसीजर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा जब हम इसकी डेफिनेशन को कवर करेंगे। तो ठीक है, सिंगुलर सेंस हमने पढ़ लिया, प्लूरल सेंस हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में। देखो हमने पहले प्लूरल सेंस लिया, पहले सिंगुलर सेंस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्लूरल सेंस में ना हम पहले डेटा वाली डेफिनेशन समझ लेते हैं, वो थोड़ी जिद्दी डेफिनेशन है। और उसके बाद जो सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस सीरीज़ के अंदर, इस लेक्चर के अंदर बेसिकली क्या पढ़ना है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स ही पढ़ने, यानी सिंगुलर सेंस ही पढ़ना है। प्लूरल सेंस के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना, ठीक है। तो पहले हम लोग इसीलिए प्लूरल सेंस कवर कर ले रहे हैं, फिर सिंगुलर सेंस में जिस हिसाब से हम डेफिनेशन के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे उस हिसाब से पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज़ को देखते जाएंगे। तो पहले प्लूरल सेंस समझ लेते हैं। देखो प्लूरल सेंस कॉमनली यूज्ड होता है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड होने का मतलब क्या हुआ कि आमतौर पर जहाँ पर भी हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स का नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो प्लूरल सेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब स्टैटिस्टिक्स दे दो, ठीक है, स्टैटिस्टिक अच्छा नहीं है, स्टैटिस्टिक्स ये कहता है, स्टैटिस्टिक वो कहता है, तो मतलब कुल मिला के हम डेटा की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेमस डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं प्लूरल सेंस की, और फिर सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक डेफिनेशन को हम लोग ऑपरेशनलाइज तरीके से पढ़ेंगे, उसको काट पीट के, उसको एकदम ऑपरेशन करके, चीर फाड़ के, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट है ना सबको एकदम काट कूट के देख के पढ़ेंगे, टेंशन मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर पहले साइंटिस्ट जो बहुत मतलब स्टैटिस्टिशियन बहुत फेमस थे, उनका नाम था हॉरेस सेक्रिस्ट। हॉरेस सेक्रिस्ट का नाम आपने सुना होगा, और बहुत जगह मतलब बहुत फेमस डेफिनेशन है इनकी, हॉरेस सेक्रिस्ट की, ठीक है। ये एक स्टैटिशियन थे, फिलोसोफर थे, और पता नहीं क्या क्या थे, भाई सब पता नहीं कौन सा टैलेंट लेके आते हैं लोग, ठीक है, हॉरेस सेक्रिस्ट से। तो इनकी डेफिनेशन हम लोग समझेंगे सबसे पहले। तो इनकी ना डेफिनेशन समझने के लिए ना बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि सर पे ईंट मारो खींच खींच के, बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये बात करेंगे डेटा की, लेकिन डेटा किस तरीके का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस किस फॉर्म में होना चाहिए, उसको इकट्ठा कैसे करना चाहिए, और उसको रखा कैसे जाना चाहिए, ये सारी बातें ना ये इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कही थी। और जब वो प्लूरल सेंस की बात बता रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि स्टैटिस्टिक डेटा ही होता है, लेकिन वो डेटा कैसे होता है, कैसे लिया जाता है, कैसे रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, वो सारी बात उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कही हुई है, और हम उस सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसको इंग्लिश फॉर्म पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हिंदी फॉर्म पढ़ लेंगे, फिर इंग्लिश फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आ गई आपकी डेफिनेशन, आपके सामने कहाँ है, ये रहे भैया, ये हैं हॉरेस सेक्रिस्ट, चश्मे वाले। तो ये रही, अरे आ जाओ भाई, तुम तो हद कर रहे हो। ये रही स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, एन्यूमरेटेड, एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in a relation to each other। इसकी डेफिनेशन अभी एक बार पढ़ने में तो समझ में नहीं आई होगी, लेकिन दोबारा पढ़ लेना खुद ही से, ठीक है। तो बेसिकली ये भाई साहब कर क्या रहे हैं, क्या रहे हैं, कहने का इनका मतलब ये है कि
जो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स है उसका मतलब डेटा ही है, लेकिन वो डेटा कैसे लिया गया, वो किस किस चीज़ से अफेक्ट होता है, ठीक है, अफेक्ट होता है कि नहीं होता, नंबर की फॉर्म में होता है कि नहीं होता, ठीक है, उसको कैसे ऐसे कूड़ा करकट की तरह उठा लेते हैं या फिर कैसे उठाना है उसको, फिर कैसे रखना है, फिर उसके लिए पर्पस प्री डिटरमाइंड होना चाहिए फलान ढिकान, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें इन्होंने इस बात में कही है और ये इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो अगर आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो ये डेफिनेशन तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इससे पागलपंथी मत करना, इसको निकालना मत, ठीक है। और आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं बहुत आसानी तरीके से बता रहा हूँ। तो देखो इसका हिंदी वर्जन समझ लेते हैं। तो इसमें सांख्य की देखो, सांख्य जो मैंने अभी प्रशांत के बारे में, सॉरी सर प्रशांत के बारे में बताया था ना अभी, प्रशांत चंद्र, तो प्रशांत चंद्र ने अपनी एक पब्लिकेशन निकाली थी स्टैटिस्टिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में ही, ठीक है। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, सॉरी आईएसआई, ठीक है। तो आईएसआई ने अपनी एक पब्लिकेशन निकाली थी जिसका नाम रखा था उन्होंने सांख्य। तो उनका ये मानना था कि संस्कृत वर्ड में सांख्य जो वर्ड होता है जिसका बेसिकली मतलब नंबर होता है, तो वो जो है वो सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस को ही समझने के लिए था, ठीक है। और उनका ये मानना था कि ये बहुत पुरानी है इंडियन कल्चर में और हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो मतलब स्टैटिस्टिक्स भारतीय कल्चर में भी अपनी बहुत गहरी नींव रखता है, रूट रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, देखो इसीलिए यहाँ पर पढ़ा है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी का तात्पर्य ये लिखा है ना, सॉरी अरे बदतमीज़, एक तो ये सांख्यिकी का तात्पर्य यानी कि स्टैटिस बाय द मीन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सांख्यिकी का तात्पर्य क्या है, तथ्यों के ऐसे सामुच्य से है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट जो किसी हद तक बहुलक कारणों से प्रभावित हो, विच इज़ अफेक्टेड बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज एट अ मार्क्ड एक्सटेंट, ठीक है। और दूसरा कह रहा है वह संख्यात्मक रूप से व्यक्त हो जिसका अनुमान सटीकता के उचित मानकों से किया गया हो तथा जिसे पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित रूप से एकत्र कर एक दूसरे के संबंध में रखा गया हो। अब तुम्हें डेफिनेशन कुछ समझ में आ रही होगी और नहीं आ रही होगी तो भी टेंशन मत लो, हम लोग डेफिनेशन को पूरी तरीके से समझेंगे। तो देखो ये कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। भैया एग्रीगेट ऑफ फैक्ट सामुच्चय, तथ्यों का ऐसा सामुच्चय, ऐसा ग्रुप है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब तथ्यों का ऐसा सामुच्चय होता है जो कि किसी हद तक बहुलक कारणों से प्रभावित हो, विच इज़ अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेज, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, एक सेकेंड ना, हाँ देखो तो क्या कहता है, पहला चीज़ कहता है कि स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, पहली बात तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट कह रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है मार्क्ड एक्सटेंट मतलब किसी हद तक मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से प्रभावित होना चाहिए। फिर कह रहा है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कह रहा है एनिमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, कूड़े करकट की तरह नहीं उठाना डेटा, कहीं से भी कोई भी डेटा उठाया लाया और कहा स्टैटिस्टिक्स ऐसा नहीं होता भैया, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स जो होगा वो कैसा होना चाहिए, एनिमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू ए रीजनेबल डिग्री स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, जैसे किसी रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट किया गया हो। फिर चौथा कहता है कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर, और सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट किया गया हो। ऐसा नहीं है कि गए भैया और किसी भी तरीके से डेटा उठा लाए और बोले ये स्टैटिस्टिक्स है, नहीं 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 नहीं, ना मुन्ना ना, ऐसा ना होता, ठीक है। और चौथी देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा है, फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, भैया पता ही नहीं है डेटा इकट्ठा किए जा रहे हैं तो थोड़ी ना होता, ठीक है। तो मतलब स्टैटिस्टिक्स को कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, से एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट किया जाना चाहिए और किसी प्रीडिटरमाइंड पर्पस के लिए होना चाहिए और जिसे एक दूसरे के संबंध में रखा गया हो, जिसको किसी एक दूसरे के रिलेशन में रखा गया हो, ठीक है। अभी टेंशन मत लो, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और है, ठीक है, डोंट बी वरी। तो भैया पहले वर्ड कहता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब ये हुआ कि उसको उसका जो डेटा है वो कैसा होना चाहिए, सामुच्य में होना चाहिए, ठीक है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, इट इज़ अ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। अगर डेटा एक है, ठीक है, एक डेटा के लिए कभी भी सिंगल डेटा के लिए स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। तो क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में डेटा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए या एक से ज़्यादा होना चाहिए एटलीस्ट। एक डेटा के लिए अगर कोई सिंगल सेंस के लिए होता ही नहीं, सिंगल डेटा के लिए स्टैटिस्टिक्स होता ही नहीं है। स्टैटिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ की अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, भैया वहाँ पर वेरिएबल के बीच में रिलेशन होना चाहिए। अगली वीडियो में हम लोग वेरिएबल के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली ऐसे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे फैक्टर जो चेंज हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, जो भी आपने डेटा इकट्ठा किया है वो किसी ना किसी फैक्टर से अफेक्ट होना चाहिए। मतलब आपने जो डेटा इकट्ठा किया डेटा ए और ये रहा डेटा बी, ठीक है। आपने सपोज करो आपने डेटा इकट्ठा किया डेटा ए, ये रहा डेटा बी, तो डेटा ए और डेटा बी दोनों किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हो, ठीक है। या फिर वो क्या करें, किसी हद तक
बहुत सारे कॉजेज से प्रभावित हो रहे हों, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा या एक कारणों से प्रभावित हो रहे हों। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा बढ़ता है तो तीसरा घटता है, या किसी तीसरे से दोनों घट जाते हैं, फलान ढिकान, मतलब उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा हो सकता है कि बाद में रिलेशन ना मिले, लेकिन शुरुआत में उसको इकट्ठा इसी बेसिस पे करना चाहिए कि उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है। और फिर कहते हैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, उसके अलावा क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होने का मतलब क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड का मतलब ये होता है कि वो नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। चौथा कहता है कि एनिमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। भैया एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से उसको एनिमरेट किया जाना चाहिए, उसका एस्टिमेट किसी एक स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जाना चाहिए, कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट किया जाना चाहिए, और जो पर्पस होना चाहिए उसका वो प्री डिटरमाइंड होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट चीज़ है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जब भी डेटा ए और डेटा बी को रखेंगे, बेसिकली ये समझ लो कि जब भी कभी ऐसे करके आपने ये करके ये ऐसे करके ये टेबल बना दिया, ठीक है, तो जब भी दो टेबल के अंदर आप रिलेशन एक डेटा को रख रहे हो और ये डेटा बी को रख रहे हो, सॉरी इरेज ऑल, और ये कलर बदलता हूँ, ये मान लो ये डेटा ए है, आई एम सॉरी, और ये डेटा बी है, ठीक है। इन डेटा को आपने ये टेबल में रख लिया, चबूतरे वाली टेबल में, ठीक है। अब इस चबूतरे वाली टेबल में आपने क्या किया, डेटा ए को रखा 1 2 3 4 फलान डिकान ऐसे करके डेटा रख तो दिए, लेकिन ये क्या होना चाहिए, डेटा ए और डेटा बी किसी ना किसी से रिलेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुम 3 लिख रहे हो, इसके सामने तुम 5 लिख दे रहे हो। मान लो ये केस है, केस 1, ठीक है, केस 1, ठीक है। तो जो डेटा होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर वे में लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केस 1 लिख दिया और इसके सामने ए का तो 3 वैल्यू रख रहे हो, मतलब केस 1 की वैल्यू रख दे रहे हो, इसमें तुम केस 10 की वैल्यू रख दे रहे हो बी में। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को एक सिस्टमेटिक मैनर में रखा जाना चाहिए, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। क्योंकि देखो अब यहाँ पर नंबर की बात हो रही है, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ तुम्हें, जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो डेटा कैसे रखना है, कहाँ रखना है, कैसे, वो सब मिला के यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, कैसे रखा जाना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में।